यूनाइटेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के तत्वाधान में आज प्रदेश की दर्जनों प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने हरियाणा के अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल को एक मुश्त मान्यता देने की सरकार से अपील की है कि अस्थायी स्कूल जो कि पिछले 20 वर्षों से राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने में योगदान दे रहे हैं, इन संस्थाओं ने बिना शर्त लगाए स्थायी मान्यता देने की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया है। फरीदाबाद में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए निशा के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कहा कि पिछले कुछ समय से कुछ शरारती तत्व स्कूल के खिलाफ शिक्षा विभाग से गोपनीय सूचनाएं मांगते हैं, जो कि सरासर निजता का हनन है और कानून के खिलाफ भी है। प्राइवेट स्कूल सरकार से किसी प्रकार की कोई भी वित्तीय सहायता नहीं लेती है, तो ऐसे में प्रदेश सरकार को शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। ये 7 से 8 हजार स्कूलर किसी सरकार में इतना मादा नहीं है और कोई भी सरकार इस तरह स्टेट होती है वो डिस्ट्रक्टिव काम करने के लिए नहीं, कंस्ट्रक्टिव और वेलफेयर काम करने के लिए होती है। तो कोई भी सरकार 7-8 हजार शिक्षा के मंदिरों को कैसे बंद कर सकती? 6-7-8 हजार आप कल्पना कर सकते हैं अगर स्कूल कोई सरकार बंद कर सकती? बिल्कुल किसी कीमत पे नहीं होगी। ये अपना मन का सारे जो है वहम निकाल दे। और हमने हमने हमेशा कहा है कि नियम वो बनाए जो समान रूप से दोनों में समान रूप से लागू हो। अगर हमारे पे आप कहते हैं कि बैठो थोड़ी देर 9 की रेशियो से बच्चे बिठाएंगे आप। सर, आज फरीदाबाद में प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी। आज कौन कौन आए थे और किन किन की तरफ से ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई और क्या मुद्दा रहा है इसमें? देखिए, आज जो है हमारे फरीदाबाद में निशा के प्रेसिडेंट और फेडरेशन के प्रेसिडेंट मिस्टर कुलभूषण शर्मा जी आए थे और सतवीर पटेल जी पलवल से, दिनेश जोशी जी गुड़गांव से, फरीदाबाद से अपने नंदराम पाहिल जी, विमल पाल जी आए थे। और हमारे साथ स्कूलों की जो समस्याएं चल रही हैं, मेन आरटीआई का एक मैटर चल रहा है जो कोई भी उठा करके आरटीआई लगा देता है स्कूलों के खिलाफ, जो कि नितांत गलत है। साथ में जो हमारा यूडाइस का एक प्रॉब्लम चल रहा है, यूडाइस इशू करने में टेम्परेरी इशू कर देते हैं, उसको फिर परमानेंट नहीं करते। एक ये सब हमारा सरकार से अपील थी कि उसको परमानेंट किया जाए। अस्थायी स्कूल हैं बहुत सारे जिनको ये कहा गया कि 1 अप्रैल से एडमिशन नहीं देंगे। तो हमारा ये मानना है कि इतने सालों से 20 साल से स्कूल चल रहे हैं तो उनको परमानेंट किया जाए, क्योंकि बच्चों का अधिकार है पढ़ने का और बच्चा किसी भी स्कूल में जाके एडमिशन लेता है। अगर एडमिशन लेकर वहाँ पढ़ रहा है तो क्यों नहीं सरकार उसको जो है परमानेंट कर देती है और जो है ये समस्या खत्म कर देती है। प्रधान साहब, जो ये आरटीआई का मामला जो आता है सामने, इससे क्या परेशानियाँ आती हैं आप लोगों को? देखिए, आरटीआई का मैटर क्या है कि अगर कोई स्कूल कोई व्यक्ति अगर किसी स्कूल के खिलाफ आरटीआई लगा रहा है और वो उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस लाइक उसकी मान्यता कब मिली, क्या मिला, कैसे मिला। देखिए, इसमें सरकार से ये आरटीआई उनके खिलाफ होती है जिससे कोई सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है। प्राइवेट स्कूलों को कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती। जब वित्तीय सहायता ही नहीं मिलती तो आरटीआई लगाने का आवश्यकता क्या है? दूसरी बात, वो लोगों का मेन उद्देश्य जो होता है ब्लैकमेलिंग करना होता है, किसी न किसी रूप से पैसा कमाना। तो आप लोग हरास ना हो कैसे? हाँ, हरास होकर के उनको पैसा दें, तो ये तो गलत है। अब अगर कोई सरकार कुछ चीज़, हमारे जो माई बाप है, अगर हमारी जो सरकार है, जो हमारा शिक्षा विभाग है, हम इन्फॉर्मेशन उसको देंगे, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को। हमारा ये मानना है। तो आरटीआई लगाने का आपकी मांग ये है कि जो आरटीआई लगाते हैं तो उनके, देखिए, जो अधिकारी हक नहीं होना चाहिए, सरकार से मांगे वो, ठीक है ना। और बार बार सरकार से मांगेंगे तो भी समस्या, क्योंकि मेन बता रहा हूँ ना, उनका काम सिर्फ ब्लैकमेलिंग का है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को कदम उठाना चाहिए। छात्रों के भी शिक्षा पर खर्चा जाहिर सी बात है, इसमें तो परेशान होंगे तो कहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जाहिर सी बात है, इसमें तो समस्या कहीं ना कहीं तो आएगी, फेस तो बच्चे भी करेंगे। की गई है। इसका मुद्दा क्या था? देखो, आज प्रेस वार्ता के कई मुद्दे थे। जैसे प्रमुख रूप से ये बातें निकल के आई कि प्राइवेट स्कूल्स को ये कहा जा रहा है कि वो सिर्फ बैंक या ऑनलाइन फ़ीस लेंगे 1 अप्रैल से। तो इसकी मैंने पहले भी एसीएस महावीर जी से ये बात उठाई थी कि इस तरह की चीज़ों से विवाद उत्पन्न होंगे और प्राइवेट स्कूल और संकट में पड़ेंगे, इसलिए इसको ऑप्शनल किया जाए और कैश भी किया जाए। और दूसरा मैंने ये मुद्दा ये उठाया कि हर चीज़ में एनसीआर के सारे नियम वो फरीदाबाद और गुड़गांव को थोप दिए जाते हैं। जब ये पोल्यूशन के कारण स्कूल बंद होने का मामला था, चाहे जो है बसों की लाइफ का मामला है, और जहाँ ज़मीन के नियम की बात आती है वो हरियाणा के नियम थोपे जाते हैं।
तो हमने कहा कि फिर एनसीआर वाला दिल्ली वाला ही नियम जो 200 गज वाला नियम है वो एनसीआर के लिए तय किया जाए कि इनकी सेम सिचुएशन है तो इनकी लैंड 5वीं की 200 गज की जाए। और जो बसों की लाइफ है, इस समय कोविड के दौरान 2 साल बसें नहीं चली हैं, बसें स्कूलों में खड़ी रही हैं। ऐसे में किसी की 2 किसी की 3 बसें उनको नई परचेज़ करनी पड़ेंगी, जब वो नहीं कर पाएंगे इससे उनके स्कूल बंद हो जाएंगे। तो इन बसों की लाइफ एक्सटेंड की जाए। और जो टेम्परेरी स्कूल्स हैं इनके लिए एक फार्मूला हमारे पास फेडरेशन अनीसा के पास है, सरकार बैठ के बातचीत करे। किसी भी स्कूल को बंद करने का कोई भी कोशिश सरकार को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो सभी स्कूलों के लिए इस प्रकार के नियम बनाए जाएंगे जिससे वो चलते रहें। तो इस प्रकार के नियमों का सुझाव हम देने को तैयार हैं। सरकार उन सुझावों को मानकर सभी स्कूलों को मान्यता प्रदान करे। सर, इसका निदान के लिए क्या किया जाएगा और आपने कोई लिखित में दी है? देखिए, अभी मेरी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट बात हुई थी बजट की शिक्षा चर्चा पर, जिसपे मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को माना कि अधिकारियों के साथ हमारी मीटिंग करवाई जाएगी। मैंने उस पर ये प्रस्ताव रखा था कि मेरे पास ये फार्मूला है जिससे सभी स्कूलों को बचाया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि अधिकारियों से आपकी मीटिंग करवाई जाएगी। इसको लेकर मैं पत्र भी अधिकारियों को दे चुका हूँ। तो उम्मीद है कि शीघ्र ही अधिकारियों की तरफ से निमंत्रण आएगा जिससे इन सभी समस्याओं का जो है समाधान हम करवा पाएंगे। सर, और भी आपने जैसे पहले भी प्रेस वार्ता करके आपने कोई यूडाइज वगैरह और भी आपके जो समस्याएं थी वो क्या क्या थी? अभी तक उनकी आपने जैसे पहले भी प्रेस वार्ता करके आपने कोई यूडाइज वगैरह और भी आपके जो समस्याएं थी वो क्या क्या थी? अभी तक उनका निदान हो पाएगा? अभी हमने 8वीं की बोर्ड परीक्षा को जो है मुख्य उठाया था, जिसका निदान हो गया, जिसमें जो है रजिस्ट्रेशन पे बहुत जोर दिया जा रहा था। तो मुख्यमंत्री जी ने तुरंत पत्र जारी करवा वो रजिस्ट्रेशन का भी जो ऑर्डर है वो बोर्ड का वो कैंसिल करवा दिया और इस साल की बोर्ड की परीक्षा स्थगित भी हुई और रजिस्ट्रेशन के लिए जो दबाव था वो भी रद्द किया गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। तो आज आपके सामने हमने और मुद्दे उठाए हैं और ये बजट की चर्चा पे भी हम उठा चुके हैं। तो पूर्ण उम्मीद है कि आपके द्वारा ये बात पहुंचेगी और मीटिंग होगी। और जो आरटीआई का एक फैसला अभी आया उसमें बहुत ज़्यादा गुड़गांव फरीदाबाद के स्कूल संचालक बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था उनको। उन पे बहुत सारी ऐसी आरटीआई डाली जा रही थी जिसको लेकर हम कोर्ट में गए कि हमारे सदस्यों को परेशान किया जा रहा है। तो उस पर यह निर्णय आया कि उसमें मई की डेट भी पड़ी है और तब तक किसी भी स्कूल पर कोई भी कोर्सिव एक्शन जो है विभाग नहीं ले सकता, कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता अगर वो किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, क्योंकि हम किसी प्रकार की ग्रांट नहीं लेते, किसी प्रकार की एड नहीं लेते। इसलिए नीसा के किसी भी सदस्य को अब कोई भी कार्यकर्ता आरटीआई का इस प्रकार परेशान नहीं रखी गई है। क्या कहना चाहेंगे सर? पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इन समस्याओं को सरकार द्वारा उनके माध्यम से हम अवगत करा देंगे। जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है उसका पहले तो ये था कि यूडाइज कोड का जो हमारे यूडाइज कोड लगे हुए हैं, सरकार बार बार ये डीओ ऑफिस से या चंडीगढ़ से बार बार ये समस्या उत्पन्न हो रही है कि यूडाइज कोड है टेम्परेरी लगे हुए हैं, उनको बार बार उनका बंद होना, जिससे कि लोग बाग अपने टीसी आदि बच्चों का कुछ भी अपना उस पर अपलोड नहीं कर पा रहे। एक बार कुछ शरारती तत्व आरटीआई के माध्यम से कुछ स्कूल वालों को ब्लैकमेलिंग किया जाता है, उसमें कुछ और उसका भी आज उससे भी हमें कुछ निजात श्री कुलभूषण द्वारा कोर्ट के माध्यम से मिली है और एक अस्थायी मान्यताओं के उस उपलक्ष्य में ही मीटिंग कराई गई है।